एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा करेंगे इशरत जहां इनकाउंटर का। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया और कहा है कि ये इनकाउंटर नहीं था, ये फर्जी था और जो मामले दर्ज किए हैं वो हत्या, साजिश और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप भी सीबीआई ने लगाए हैं। हालांकि इस चार्जशीट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम नहीं है, लेकिन गुजरात पुलिस आईबी की मिली भगत से ये इनकाउंटर हुआ। अब इस इनकाउंटर को लेके, हालांकि पहली बार नहीं है, इस पे सियासत तेज है। ये लगातार सियासी मामला ही ज़्यादा बनते रहा है और इस पर लेके सियासी बवाल ज़्यादा रहा है और जिस तरह के तथ्य, जिस तरह के विचार, जिस तरह की बात कही जा रही है, काफ़ी सारे गंभीर सवाल हैं। सबसे बड़े गंभीर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सीबीआई या आईबी पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए काम करते हैं या पुलिस जो है वो एक पार्टी के लिए काम करती है? क्या सत्य क्या है? क्या सत्य कभी वापस जो लोग इसमें या तो पीड़ित होते हैं या जो लोग कहीं ना कहीं इस तरह के जांच से पीड़ित होते हैं, सच्चाई कैसे बाहर आएगी? पुष्पेंद्र, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, इसमें लगता है कि जो बात अभी आपने कहा कि जितनी भी हमारे यहाँ की जो प्रशासन की जो मशीनरी है, ख़ासतौर से जिसमें आईबी हो, पुलिस हो, ये तमाम सारे लोग क्या अपने पॉलिटिकल आकाओं को ध्यान में रख के चीज़ों को पकड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ मुसलमानों को पकड़ा जाता है, वहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है, उनको जेलों में डाला जाता है और उसके बाद फिर एक दूसरी पार्टी आती है, वो अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि इन बेगुनाह मुसलमानों को हम छुड़वाएंगे और उनके छुड़वाने के लिए वो दिन रात दुबले हुए जाते हैं और उनके पास जो उनके अटॉर्नी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो स्टेट के हैं, उनके पास कुछ चीज़ होती नहीं है और कोर्ट में जाकर के फटकार लगती है और उसके बाद कोर्ट से वो मुकदमा हार के आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, हम कोशिश जारी रखेंगे। गुजरात को अगर हम ध्यान में रखें इस पूरे मामले को, तो जो गुजरात हाई कोर्ट है उसने सीबीआई से ये मैंडेट दिया कि आप ये बताएं कि ये इनकाउंटर फर्जी था या जेन्युइन था। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि इशरत जहां, जैसे पूरा देश और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है लगातार ये बता रहा है साहब वो टेररिस्ट नहीं थी, न मैं न ये देश ये साबित कर सकता कि वो टेररिस्ट थी या नहीं थी। जो एजेंसीज इस मुल्क में है, आप यकीन करें तो न यकीन करें तो ये करना उन्हीं को है, मेरे और आपके तय करने से नहीं होगा। मेरा कहना यह है कि अब बहस ये हो रही है कि इशरत जहां जो थी वो टेररिस्ट नहीं थी और वो वहां नहीं गई थी और वो गरीब परिवार की थी, वो तमाम सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन वो टेररिस्ट थी, ये आज तक के जो भी साक्ष्य वहां हैं उसमें मौजूद है। अब इसका जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है वो शुरू कहां से हुआ है? आप ये देखें कि वो सीबीआई कह रही कि टेररिस्ट नहीं थी। नहीं, सीबीआई का मैंडेट ही नहीं है। सीबीआई मैंडेट नहीं हो, लेकिन सीबीआई ये कह रही है। सीबीआई ने आज भी कहा है कि हमारा ये मैंडेट ही नहीं है कि हम ये साबित करें कि वो टेररिस्ट थी या नहीं थी। हमको सिर्फ गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये बताएं कि ये इनकाउंटर फेक था या नहीं था। वो उसने साबित फर्जी इनकाउंटर है, वो फर्जी इनकाउंटर है, वो बात समझ में आती है। लेकिन मैं कह रहा हूं बहस दूसरी हो रही है। मेरा सवाल यह है कि आप ये बताएं कि इस मुल्क में मालेगांव का ब्लास्ट हुआ, समझौता ब्लास्ट हुआ, हैदराबाद का ब्लास्ट हुआ, अजमेर का ब्लास्ट हुआ, इसमें बहुत सारी जगह पे शुरू में तमाम सिम्मी के लोग, लश्कर तैयबा के लोग, पाकिस्तान से लोग, ये तमाम एक मीडिया में आया और धीरे धीरे चीजें चलना शुरू हुई। यकायक एक बार पता चलता है कि एनआईए का गठन हो गया है और जो हमारे चिदम्बरम साहब थे उनके अंडर में हुआ और उसके बाद एनआईए ने इसकी इंक्वायरी करना शुरू की और एक के बाद एक पता चला कि जो मालेगांव में मुसलमान पकड़े गए थे, काफी साल तक जेल रहे, उनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं हो पाई, उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला और उनको वहां से छोड़ दिया गया। और उसके बाद जो एक सिलसिला चला कि साहब वो एक प्रज्ञा ठाकुर नाम की एक वो थी, साध्वी थी और उसका नाम असीमानंद ने लिया था। असीमानंद ने कहा कि साहब प्रज्ञा ठाकुर साथ में थी और फिर उसके बाद फिर एक के बाद फिर अजमेर, हैदराबाद, समझौता और उसके बाद मालेगांव, सब जगह हिंदू टेरर की बात की गई और फिर यह कहा गया कि यह बनाया इसलिए गया कि यह हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। इस देश में 4-6 हिंदू, 150 हिंदू, 1 करोड़ हिंदू मिलकर के इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना तो बना नहीं पाए, 4 लोग बनाना चाहते थे। अब उसकी आपने दूसरी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि देखिए इस मुल्क में मुसलमान के साथ हो, क्रिश्चियन के साथ हो, हिंदू के साथ हो, सरदारों के साथ हो, जब भी सिस्टम सस्पिशियस तरीके से काम करेगा आप रियल कल्प्रिट को नहीं पकड़ पाएंगे। वो रियल कल्प्रिट वो भी हो सकते हैं
जो दिख नहीं रहे हैं, जो अनसीन है। रियल कल्प्रिट वो भी हो सकते हैं जो सत्ता में बैठे हो, लेकिन यह नहीं हो सकता कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो वो कहेगी नहीं कि गुजरात के अंदर वो काली दाढ़ी वाले का फोन आया था कि व्हाइट दाढ़ी वाले का फोन आया था। फिर यही सरकार ये बताने में भूल जाती है कि सन 1984 के अंदर जो 10,000 सरदार मारे गए उसमें 10 जनपद से फोन आया था, कि 7 रोड कोर्ट से आया था, कि अशोका रोड से आया था। तो ये तमाम सारी चीजें पॉलिटिसाइज करने से जो सिस्टम है, वो सिस्टम है, वो भी उसी तरह बिहेव करता है। आप ये देखें कि इसी सिस्टम पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारों पे बिहेव कर रही है, चलता है, उसका नतीजा है, उसका नतीजा। इसलिए आप सही कल्प्रिट को नहीं पकड़ पा रहे हैं। चलिए अदीस साहब, ये सियासी इशारों पे किए जा रहे जांच, देखिए दो बातें बिल्कुल क्लियर सामने आ चुकी हैं, क्योंकि मैं इस मुद्दे पे बहुत सालों से एक लड़ाई कर रहा हूं। मेरी ये समझ इशरत जहां मामला फर्जी है। इशरत जहां का मसला, जैसा इन्होंने कहा, कोर्ट ने सिर्फ ये पूछा था कि आपको अख्तियार है किसी को मारने का, चाहे वो आतंकवादी हो या ना हो। ये हक सिर्फ अदालत का है कि वो सजा दे। उसके बाद जब आईबी ने देखा कि भाई हम कहीं फंस रहे हैं, तो उन्होंने एक न्यूज़ चलाई कि साहब ये आतंकवादी थी। जैसा भी पुष्पेंद्र ने कहा, ये बहस है ही नहीं। बहस सिर्फ ये थी कि इनकाउंटर फेक हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जो बात कही जा रही है कि इशरत जहां एक आतंकवादी और नहीं एक थी, यही नहीं, कई इनकाउंटर्स के ऊपर शक शुबहात हैं, अदालत की मॉनिटरिंग हो रही है। ये होता यूं है कि जब आप पुलिस को जब आप कहते हैं कि उसको प्रमोशन मिल गया, एक्स्ट्रा प्रमोशन मिलेगा, फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, फ्लाइट अलर्ट हो जाएगा, तो पुलिस सबसे पहले यही काम करती है कि भाई अपना तमगा बढ़ाओ, अपना हिस्सा लो। अब इसके अंदर ये काम जब बीजेपी की सरकार थी जब भी हुआ, शिवराज पाटिल जब होम मिनिस्टर थे जब भी हुआ, और शिवराज पाटिल साहब से मैंने खास तौर से एक स्पेशल उनसे मीटिंग भी की थी कि आप थोड़ी क्रेडिबिलिटी देखिए, पुलिस को जो प्रमोशन आप दे रहे हैं उससे असली मुजरिम नहीं पकड़ा जा रहा है। जो देश की चिंता है वो ये है कि केस तो क्लोज हो गया, बम भी फटा, आदमी भी मरे, तो फिर हुआ कैसे? ये जो पूरा मसला है, ये इशरत जहां का मसला जो है, आप कहने कि आप लगातार इस तरह के मामले उठाते रहते, इसमें क्या आपने भी बोला कि आप हर जगह जा, है क्या ये मामला, क्या है? क्या ये सीबीआई और आईबी का दुरुपयोग है? क्या ये राजनीतिक सियासी जो, देखिए एक राजनीतिक वो था कि 2002 के बाद जी नरेंद्र मोदी एक तबके के हीरो बने और एक कौम ने उनसे नफरत शुरू की जी। अब 2002 से 2005 तक जितने 11 इनकाउंटर हुए हैं जी, उन सब में एक मॉड्यूल था कि ये आदमी मोदी को मारने जा रहा था। यानी एक मैसेज ये गया कि वो मोदी को मारने जा रहा था। मोदी ये मैसेज तो एजेंसियां दे रही होंगी, दे रही थी, और मोदी को उससे वो मिल रहा था कि आप देखिए हमारे इतने दुश्मन हमको मारने के लिए आ रहे हैं। ये सब उसी का केस है, क्योंकि अब 2000 अभी जो हो रहा है, अब 2007 के बाद 2007 के बाद कोई इनकाउंटर नहीं हो रहा। यही बंजारा जो आज जेल में है, उससे पहले अगर आपने देखा हो, मैंने खुद मैगजीन में इंडिया टुडे में पढ़ा था, इस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम आए थे। इन्होंने 25 मारे हैं, इन्होंने 50 मारे हैं, यानी ये उनकी क्रेडिबिलिटी थी। एक शर्मा था वो महाराष्ट्र का, उसका नाम आया था, उसने इतने मारे हैं। यानी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम अखबारों में छपते थे और उनको अवार्ड मिलते थे। लेकिन जब ये जो मामला है जी, ये सियासी दलों या जो सरकार में बैठे हैं जी, क्या ये अपने जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई है चाहे आईबी है, उनका दुरुपयोग कर रही है अपने सियासी फायदे के लिए, या ये एजेंसियां वाकई अब काम कर रही हैं? नहीं, अब काम नहीं कर रही हैं, अभी भी ये किसी और तरीके से काम कर रही हैं। आज पोजीशन पहले किसी और तरीके से तो आज तरीका ये है इनका जी। अब अदालत के मॉनिटरिंग की वजह से, अदालत के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आज सीबीआई को अपने कपड़े छुड़ाने मुश्किल थे। उसने कहा साहब ये मैंने तो किया नहीं है, ये तो आईबी की इनपुट आई थी और राजेंद्र कुमार साहब ने ये इनपुट दी थी, ये वो इन्वॉल्व है। पहला मूवमेंट आया कि अब पता लगा कि आईबी फंस रही है, तो आईबी ने दोनों ने मीटिंग करी कि भाई अब हम क्या करें। अभी इस चार्जशीट में राजेंद्र कुमार का नाम नहीं रखा गया, ये कह दिया गया कि सेकंड चार्जशीट में डालेंगे। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आईबी ने स्टेप अपना फूट डाल दिया कि उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ेगा।
अब जिस दिन ये रिटायर हो जाएंगे उस वक्त इनकी भी चार्जशीट आएगी जी। ये आपस की जो लड़ाई शुरू हुई वो इस वजह से हुई कि अदालत ने डीपली मॉनिटर करना शुरू कर दिया। अदालत को में जो केसेस गए वो इसलिए गए कि साहब ये 5 साल 10 साल 15 साल हो गए, चार्जशीट नहीं फ्रेम होती, बेल नहीं होती, अदालत में पट डाल रखा है। तो अब अदालतों को ये फिक्र जरूर शुरू हुई कि अगर कोई आतंकवादी है, कोई देशद्रोही है, तो उसके ऊपर चार्जशीट करके उसे सजा क्यों नहीं दी गई। सजा सिर्फ इतनी दी गई कि उसे जेल में बंद कर दिया गया, बात खत्म हो गई। और उसके बाद जब जहां जहां बम ब्लास्ट हुए उसमें कहा ये भी किया, वो भी किया, ये भी किया। अब इशरत जहां केस एक ऐसा केस निकला है, इसके बाद देखिएगा 3 केसेस और हैं जो इसी दौरान इसी मॉड्यूल पे चले हैं। ये समय जो जिसमें प्रजापति को मारा गया, कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कई सारे ऐसे चीजों को सामने आ रही है जो कि पोलराइज कर सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये होश इलेक्शन की वजह से आया है, क्योंकि इलेक्शन में वोट कंसोलिडेट करें और इसका फायदा बीजेपी को भी उठाना होगा और कांग्रेस को भी उठाना होगा। लेकिन असली मुजरिम कौन होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ है कोई। ये पहली बार नहीं है पुष्पेंद्र जबकि किसी भी एनकाउंटर पे सवाल उठा है। आप जानते हैं जब यहाँ पे बटला हाउस में वहां पे भी ये सवाल उठे थे कि ये एनकाउंटर फर्जी था। नहीं, वहां इंक्वायरी नहीं कराई, वहीं पे एक डिमांड यही थी हम लोगों की। और एक वहां कांग्रेस के महासचिव कहते हैं कि ये जो है बिल्कुल फर्जी था। गृह मंत्री चिदम्बरम से आगे कहते हैं कि ये जो था बिल्कुल उसमें सच्चे देशभक्तों ने आतंकवादियों को मार गिराया, ये जो भी। और ये तमाम मसले उठते जब चुनाव आते हैं तो देखिए दिग्विजय सिंह ने जाके आजमगढ़ में ये बात कही थी जी। और अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनाव आ रहे हैं तो देखते हैं कि सीबीआई आईबी के लोग इसमें हैं, इन्वॉल्व थे, आईबी के लोगों ने गलत। ये आखिर पूरा मसला जो है ये इशरत जहां का ये जा किधर रहा है। देखिए दिलीप भाई, आप वहीं लेके आ गए जिस बात को मैं कहना चाहता था कि अगर इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, कोई 18 करोड़ मुसलमान इस देश का, अगर वो ये नहीं मानने को तैयार है कि बटला हाउस का एनकाउंटर सही था, नहीं मानना चाहता वो, इसलिए नहीं कि उसका कोई पॉलिटिकल एंगल है, उसको लगता है उसके सबूत हैं, उसके रीजन है। लेकिन इस देश की सरकार जो सबसे सेकुलर है, जो मुसलमानों के कंधे पे बैठ के पिछले 60 साल से जड्डू गांठ रही है, वो ये नहीं कह पा रही कि ये एनकाउंटर फेक था। उसके 2 मंत्री जो जोकर की तरह सुबह से लेकर शाम तक ये स्टेटमेंट देते घूमते हैं कि नहीं ये गलत था, लेकिन सरकार उसे डिनाई करती है कि नहीं ये जिनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये एनकाउंटर ठीक था। इस एनकाउंटर दिल्ली में दिल्ली सरकार की जो लोकल सरकार है वो कांग्रेस की है, मरकज की हुकूमत कांग्रेस की है। वो इस एनकाउंटर को इस देश के 90% मुसलमान फेक मानते हैं और अपने सबूत देते हैं। उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही। ये सबूत वो कैसे, कोई भी कैसे, ये देखिए हमारी मैं जो मैं आगे बात करना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इस एनकाउंटर में कौन लोग शामिल थे, किसके इशारे पे हुआ। यहां बीजेपी की हुकूमत नहीं थी, यहां बीजेपी का कोई राज नहीं चल रहा था, यहां नरेंद्र मोदी नहीं था, यहां कांग्रेस के सेकुलर लीडर थे, यहां बड़े बड़े मुसलमानों के कांग्रेस लीडर थे, यहां दिल्ली सरकार में कांग्रेस लीडर थे। इस मुद्दे को इशरत जहां जिस तरीके से उठाया गया, क्यों नहीं उठाया गया। मैं वही बात कह रहा हूं कि जो सत्ता में धर्मनिरपेक्षता के नाम पे लोग बैठे हुए हैं, उनका इस इनकाउंटर जो खासतौर से इशरत जहां का केस है उसमें बहुत बड़ा एजेंडा है और वो ये कोई मुसलमानों के हक की बात नहीं कर रहे। ये पॉलिटिकल एजेंडा को मैं वही बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल एजेंडा के तहत दिलीप, देखिए मैं कहूं या न कहूं, मैं मानूं या न मानूं, मैं एक सहाफी हूं और मेरी अपनी राय हो सकती है। क्या इशरत जहां के केस को फर्जी इनकाउंटर था या नहीं था, वो टेररिस्ट थी या नहीं थी, मैं उसमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। अगर उस पर सवाल उठेंगे तो लोग वो फिर दूसरे भी पूछेंगे कि बटला हाउस का जो इनकाउंटर था भाई वो तो नरेंद्र मोदी ने नहीं कराया, उसमें तो बंजारा नहीं शामिल था, उसमें तो सिंगल नहीं शामिल था, उसमें तो दिल्ली की धर्मनिरपेक्ष पुलिस शामिल थी, तो फिर उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई इस देश के अंदर। उसमें कौन कल्प्रिट थे, कौन नहीं थे। क्या आप वहां के मुसलमानों को डराना चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी 2014 के चुनाव में मुसलमानों के हक में कोई काम न करके सिर्फ इनकाउंटर का डर दिखा करके कि अगर यह आ गया तो इनकाउंटर करेगा, तो आप डर के वोट लेना चाहते हैं? आपका मकसद क्या है? इसलिए अगर इनकाउंटर बटला हाउस का पॉलिटिकल होगा, कम्युनल होगा, तो फिर इशरत जहां का भी कम्युनल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि असीमानंद का बयान, असीमानंद ने कहा, प्रज्ञा ने किया, प्रज्ञा ने आगे बढ़ा दिया। अगर बयानों से आप 5-5 साल तक, 10-10 साल तक टॉर्चर रख के लोगों को जेल में रखेंगे, तो जो पॉलिसी उत्तर प्रदेश में गलत है वो प्रज्ञा ठाकुर असीमानंद के साथ कैसे सही हो सकती है? एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हदीब साहब से पूछेंगे कि आखिर या सिर्फ सियासत है या बाकी इसमें हम सच्चाई का पता लगाने का कोशिश भी कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद।